चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे नए और करंट अफेयर्स के इस क्लास में। ठीक है ना, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में जो है करंट अफेयर्स का प्रत्येक दिन क्लास चल रहा है। प्रत्येक दिन प्रत्येक करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर्स के डिटेल सॉल्यूशन डिटेल यानी कि डिटेल के साथ जो क्लास होगा वैसा क्लास आपका किया जाएगा, है ना। इस नंबर पे आप इस पीडीएफ को, जो ये पीडीएफ है इसमें, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ को, प्रत्येक दिन का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको सिर्फ या तो प्रिंट करवा लीजिए या पीडीएफ के सहायता से आप प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन प्रत्येक लिखा हुआ होना चाहिए निश्चित रूप से। आप जो है पीडीएफ को निकलवाइए भी, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर है, निकलवाइए या ना निकलवाइए, कॉपी पर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का अगला, आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है कि दूसरे बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला। आप समझिए ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला। तो ये मिला आपको नमिता गोखले को। किसको मिला? नमिता गोखले को। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? नमिता गोखले को। आइए हम देखते हैं और इसमें क्या क्या बात है कि दूसरा बनारस लिट फेस्टिवल अवार्ड 2026 अंग्रेजी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के जश्न मनाता है। पुरस्कार जो है आजीवन योगदान और युवा साहित्यिक प्रतिभा को भी मान्यता देता है। विजेताओं को 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक बनारस में, कहां पर ध्यान रखिएगा, बनारस में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान सम्मानित किया जाएगा। और जो है नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। किसको मिला? नमिता गोखले को। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार किसको मिला? तो नमिता गोखले को। सीनी एटनी ने इडन एबंडन द स्टोरी ऑफ लिलिथ के लिए फिक्शन के लिए रस्किन बॉन्ड पुरस्कार जीता। देखिए कौन जीता। सीनी एंटनी ने इडन एबंडन द स्टोरी ऑफ लिलिथ, ध्यान रखिएगा, सीनी एंटनी ने इडन एबंडन द स्टोरी ऑफ लिलिथ के लिए फिक्शन के लिए रस्किन बॉन्ड पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता? रस्किन बॉन्ड पुरस्कार। फिर अभय को हनुमान चालीसा, देखिए अभय को हनुमान चालीसा के लिए कविता के लिए सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिला। अभय को कौन सा पुरस्कार मिला? सरोजिनी नायडू पुरस्कार। किस कविता के लिए? तो हनुमान चालीसा के लिए। पैगी मोहन ने फादर टंग मदरलैंड द बर्थ ऑफ लैंग्वेज इन साउथ एशिया के लिए नन फिक्शन के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार किसको मिला? पैगी मोहन को। ये सबको नोट करते चलिए, ये पेज कम से कम आधे घंटे रखने वाला पेज है, जान लीजिए। पैगी मोहन को कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार। किसके लिए मिला? फादर टंग मदरलैंड द बर्थ ऑफ लैंग्वेज इन साउथ एशिया के लिए, नन फिक्शन के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार मिला पैगी मोहन को। अभय को सरोजिनी नायडू पुरस्कार, सिनी एंटनी को रस्किन बॉन्ड पुरस्कार मिला। अरुणव सिन्हा को लिमिटेड अनलिमिटेड के लिए अनुवाद के लिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला। किसको? अरुणव सिन्हा को रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य में ममता कालिया ने दूरस्थ दाम्पत्य के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार जीता। देखिए हिंदी साहित्य में ममता कालिया ने दूरस्थ दाम्पत्य के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार जीता। उदयन वाजपेयी को, देखिए उदयन वाजपेयी को पागल गणितज्ञ की कविता के लिए कबीर पुरस्कार मिला। देखिए कौन सा कविता है? पागल गणितज्ञ की कविता के लिए कबीर पुरस्कार मिला। किसको? उदयन वाजपेयी को। जे सुशील ने दुख की दुनिया भीतर है के लिए नन फिक्शन के लिए राहुल संस्कृत्यान पुरस्कार जीता। कौन? जे सुशीला। 1857 की क्रांति का अवध का अनुवाद करने के लिए राजगोपाल सिंह वर्मा को अनुवाद के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला। किसको? 1857 की क्रांति का अवध का अनुवाद करने के लिए, अवधी भाषा में अनुवाद किया गया। 1857 की क्रांति, कौन? राजगोपाल सिंह वर्मा को अनुवाद के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे भारतीय भाषाओं में योगदान के लिए, देखिए भारतीय भाषाओं में योगदान के लिए महादेव टोपो को कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 5-6 लाइन में होगा केवल पुरस्कार और उसका नाम और किसके लिए मिला।
नाम, पुरस्कार और किसके लिए मिला, कॉपी पर लिख कर जरूर याद करिए, वैसे सिर्फ मोबाइल में रहेगा तो फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के पूर्णकालिक महानिदेशक, किस बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा को पुनर्नियुक्ति या फिर पुनर्युक्ति को मंजूरी दे दी है। तो ये कौन है, तो एचडीएफसी बैंक का है। देखिए तो याद रखिएगा सबका नाम भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा को पुनर्नियुक्ति दी है। ये क्यों चर्चा में है कि कैजाद भरूचा पहले भी थे और बाद में इनको फिर पुनर्नियुक्ति यानी कि दोबारा नियुक्त किया गया है। किसको, कैजाद भरूचा को किस बैंक में, एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अगले 3 साल तक ये रहेंगे अभी एचडीएफसी बैंक के निदेशक, फिर बनेंगे एचडीएफसी बैंक के निदेशक अगले 3 साल के लिए। और सभी बैंक में जो है किसी बड़े पोस्ट के लिए आरबीआई से अनुमति लेना पड़ता है, तो इनको आरबीआई का अनुमति भी मिल चुका है कि हाँ भाई आप एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बन सकते हैं। कौन सा, तो यह आपका कैजाद भरूचा। कौन है, कैजाद भरूचा, याद रखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन आपका आसान था कि कैजाद भरूचा आपको नाम याद रखना है, बाकी सबका सब कुछ इसमें दिया हुआ है, वही सब कुछ जो यहाँ लिखा हुआ है। हम अभी बोले कि रिजर्व बैंक ने पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। ये जो है इनकी घोषणा की गई है। स्वीकृत कार्यालय 3 वर्ष के लिए है। नया कार्यकाल अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। कैजाद भरूचा एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत है, अभी भी कार्यरत है, बाद में इनकी पुनर्नियुक्ति भी की गई है। भारतीय बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधन नियुक्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी होती है। बाकी सब कुछ वही है। देखिए एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र का बैंक का मतलब हो गया समझिए तो प्राइवेट बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है एचडीएफसी बैंक। देखिए तो अगला क्वेश्चन, भारत में भारत रंग महोत्सव बीआरएम का मतलब भारत रंग महोत्सव 2026 का 25वां संस्करण किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया है। ये आपको आयोजित किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। किसके द्वारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए तो भारत में भारत रंग महोत्सव बीआरएम 2026 का तो 25वां संस्करण, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछेगा क्या संस्करण, तो 25वां संस्करण जो कि 2026 में आयोजित हुआ। बीआरएम भारत रंग महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का द्वारा इसको आयोजित किया गया। ठीक है, आगे है आपका कि भारत रंग महोत्सव 2026 का 25वां संस्करण 27 जनवरी से 20 फरवरी तक, ध्यान रखिएगा 27 जनवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, नेशनल एनएसडी क्या है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। बीआरएम 2026 पूरे भारत में 40 स्थानों पर होगा, जिसमें दूर दराज के क्षेत्र भी शामिल है। इसका फुल फॉर्म है ये एनएसडी, नेशनल नाट्य यानी कि एसडी जो भी है इसी का फुल फॉर्म है ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी। ठीक है, उसके बाद पहली बार सभी 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों द्वारा किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अंतरराष्ट्रीय, इसमें मतलब कि कलाकार लोग भी आएंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति का मतलब हो गया सभी 7 महाद्वीपों का, यानी कि एशिया, यूरोप महाद्वीप ये सब कुछ है ना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, इस सभी 7 महाद्वीप का उसमें जो है प्रस्तुति दिया जाएगा। 7 महाद्वीप का जो फेमस बात होगा उसके द्वारा प्रस्तुति दिया जाएगा। महोत्सव में 277 भारतीय प्रस्तुति, ध्यान दीजिए महोत्सव में 277 भारतीय प्रस्तुति और 12 अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें से 7 प्रस्तुति सातों महाद्वीप के लिए होगा। मैथिली, भोजपुरी, तुलु, उर्दू, संस्कृत, ताई, खामती और नीति नेसी सहित 228 भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाएंगे। अंतिम नाटकों का चयन 817 राष्ट्रीय अनुप्रयोगों और 34 अंतरराष्ट्रीय प्रविष्टियों में से किया गया था। 19 विश्वविद्यालय प्रस्तुति और 14 स्थानीय प्रस्तुति भी केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी। 19 विश्वविद्यालय प्रस्तुति और 14 स्थानीय प्रस्तुति भी केंद्रों पर प्रस्तुति की जाएगी। मतलब समझ रहा है ना, विश्वविद्यालय जैसे मान लेते हैं अपने यहाँ के बिहार यूनिवर्सिटी है, तो बिहार यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी जाएंगे अपना प्रस्तुति देंगे।
उसी प्रकार 19 विश्वविद्यालय, भारत भर में 19 विश्वविद्यालय के लोग जाएंगे वहां प्रस्तुति देंगे। 14 स्थानीय प्रस्तुतियां भी रहेगी, जैसे अगर हम गांव के हैं और हम भी जाना चाहते हैं प्रस्तुति करने, कुछ ग्रुप है मेरा प्रस्तुति करेगा, तो वैसा वैसा कौन सा है, 14 स्थानीय प्रस्तुतियां भी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। बीआरएम का मतलब है भारत रंग महोत्सव 2024 का विस्तार लद्दाख या दूर दराज के क्षेत्रों में किया जाएगा, यानी कि लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, मिजोरम, देहरादून, इस सब तक, मेघालय, इन सब क्षेत्रों में, असम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे नए क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी पशु प्रजाति को राजस्थान के आगामी अलवर जैविक उद्यानों में रखने का प्रस्ताव है? समझिए, किस अफ्रीकी पशु प्रजाति को राजस्थान के आगामी अलवर जैविक उद्यान, ध्यान रखिएगा कौन सा जैविक उद्यान, अलवर जैविक उद्यान में रखने का प्रस्ताव है? तो जिराफ को रखने का प्रस्ताव है, जिराफ को रखने का प्रस्ताव है। राजस्थान वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान दीजिए, राजस्थान वन्यजीव पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अलवर में एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें जिराफ भी रखा जाएगा और भी बहुत सारे, मतलब कि कम से कम 250-300 सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए 400 से अधिक जंगली जानवर रहेंगे उसमें, 81 प्रजातियों के 400 से अधिक जंगली जानवर रहेंगे। 100 हेक्टेयर को कवर करेगा, जिसमें 30% तो चिड़ियाघर और बाकी 70% तो जैविक उद्यान, कहने का मतलब पेड़ पौधे ये सब कुछ रहेंगे। ठीक है, हरियाली क्षेत्र के रूप में 70% हरित स्थान होगा। उसमें अभ्यारण्य में और क्या क्या होता है, जैसे पशु को बचाने का, कोई पशु को कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल रहेगा, या फिर एक पशु से दूसरे पशु को बचाने के लिए पशु बचाव केंद्र रहेगा। पार्क में सफारी, कहने का मतलब घूमने वाला व्यवस्था भी किया जाएगा, ये सब कुछ। और उसमें वन्य जीव का देख रेख संरक्षण बहुत ठीक ढंग से, खाना पीना सब कुछ ठीक ढंग से दिया जाएगा। किसमें? तो अभ्यारण्य में। तो वही है, उसी को हम कहते हैं जैविक पार्क विकसित किया जाएगा, उसी को कहते हैं जैविक पार्क। बात समझे? चलिए आगे चलते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या निकोटीन जैसी सभी वस्तुओं को बंद कर दिया है? उड़ीसा ने। किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। देखिए, जनवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है? यह है उड़ीसा। किसने किया है घोषणा? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू या निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस बैन में बनाना, यानी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटेशन और बिक्री सभी कुछ प्रतिबंधित है। पैकेज और बिना पैकेज दोनों तरह के प्रोडक्ट, जिसमें से अलग से बेची जाने वाली लेकिन मिलाने के लिए बनाई गई चीजें भी शामिल है, जो प्रतिबंधित है। मतलब तंबाकू, निकोटीन, खैनी, पान मसाला, गुटखा, ये सबको क्या है? न बनाना है, न कहीं से खरीद के ले आना है, न बेचना है, न खाना है, सब कुछ के लिए आपको प्रतिबंधित है। अगर कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सजा होगी। ये बैन सभी चबाने वाले उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे फ्लेवर्ड हो या बिना फ्लेवर वाले हो, सुगंधित हो या एडिक्टिव्स के साथ मिलाए गए हो। उड़ीसा ने पहले 2013 में तंबाकू की बिक्री पर बैन लगाया था, लेकिन वो आज, मतलब इस वाले नियम के बाद और अधिक गहरा बैन हो गया, मतलब और अधिक जबरदस्ती बैन कर दिया गया। किसको? तो पूरे तंबाकू सिस्टम को, जैसे कहा जाता है ना कमला पसंद, राजनिवास, तो ये और भी क्या, शिखर, गुटखा, ये सब कुछ सबको क्या किया गया? बैन कर दिया गया है। टैक्स भी बढ़ा दिया गया है कि पान मसाला, सिगरेट और ऐसे उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा। ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, इसका बैन करने का मकसद एक ही था कि निकोटीन संबंधित उत्पादों या निकोटीन संबंधित सभी वस्तुओं के खर्च को कम करना, बैन करने का एक ही मकसद था। किस भारतीय राज्य ने होप आइलैंड पर, देखिए किस भारतीय राज्य ने होप आइलैंड पर एक नया स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा की है? किस भारतीय राज्य ने होप आइलैंड पर एक नया स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने घोषणा किया है? आंध्र प्रदेश ने। देखिए गौर से, आंध्र प्रदेश ने
होप आइलैंड पर एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा एन चंद्रबाबू नायडू ने, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 17 जनवरी 2026 की घोषणा की थी। होप आइलैंड स्पेस पोर्ट मुख्य रूप से निजी और व्यावसायिक लॉन्च मिशन के लिए है। यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की स्पेस सिटी पहल का हिस्सा है। यह स्पेस पोर्ट मौजूदा राष्ट्रीय लॉन्च सुविधाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से छोटे और मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहनों को सपोर्ट करेगा। यह प्रोजेक्ट भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समर्थन का संकेत देता है। समझिए, यूट्यूब और फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग जो फेंकने वाले होते हैं, वे लोग कहते हैं कि भाई क्यों ना हम जैसे अंतरिक्ष वाला कोई बात, चाहे मिसाइल या फिर डिफेंस संबंधित कुछ बात बनाना हो तो हम प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं। तो लीजिए, अब प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, तो किसी किसी प्रकार के इस सब बात किया जा रहा है, तो हम लोग केवल सोचते फेंकते हैं और यहाँ किया भी जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र यानी कि प्राइवेट अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समर्थन का संकेत देता है। होप आइलैंड के साथ भारत के पास जल्द ही 3 ऑपरेशनल स्पेस पोर्ट होंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत का प्राथमिक लॉन्च सुविधा बनी हुई है। कुलशेखर पट्टनम, देखिए तो कुलशेखर पट्टनम SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स को ध्रुवीय कक्षा छोटे उपग्रह लॉन्च के लिए विकसित किया जा रहा है। होप आइलैंड के समुद्र तट पर ओलिव रिडले कछुओं के लिए घोंसला बनाने की जगह है। ओलिव रिडले कछुओं को कमजोर प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होप आइलैंड कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। ये जो कहा जा रहा है ओलिव रिडले कछुआ, ये वही कछुआ है जो समझिए तो दूसरे किसी महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका चाहे उत्तरी अमेरिका, मतलब दूसरे किसी महाद्वीप से आती है यहाँ, और यहाँ आने के बाद अंडा देकर फिर वापस चले जाती है। तब तक अपना अंडा यहाँ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर अपना धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाता है। ये होता है ओलिव रिडले कछुआ का काम। बात समझ रहे हैं ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हाल ही में अपने ताजे म्युनिसिपल कचरे की 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग करने वाला पहला शहर बन गया है, जिससे उसे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का दर्जा मिला है। तो यह है आपका लखनऊ। देखिए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हाल ही में अपने ताजे म्युनिसिपल कचरे की 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग करने वाला पहला शहर बन गया है, जिससे उसे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का दर्जा मिला है। तो आंसर है लखनऊ। क्या है आंसर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 40 लाख निवासी और 7.5 लाख कमर्शियल प्रतिष्ठान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 40 लाख निवासी और 7.5 लाख कमर्शियल प्रतिष्ठान है, जिससे रोजाना बहुत ज्यादा कचरा निकलता है। लखनऊ नगर निगम ने सफाई, रिसाइकलिंग और पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन प्रणाली अपनाई है। लखनऊ ने शिविरों में अपना तीसरा ताजा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया, जिससे यह उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया जो 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करता है। ये तीसरा बना है, ध्यान रखिएगा। पहला दूसरा पहले से है, तीसरा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट सिवरी में अपना शुरू किया है, जिससे यह उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जो 100% ताजे नगर निगम कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करता है। सिवरी प्लांट के साथ लखनऊ की कुल कचरा प्रोसेसिंग क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है, जो रोजाना निकलने वाले कचरे के बराबर है। शहरों में रोजाना लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिससे 55% ऑर्गेनिक और 45% इनऑर्गेनिक कचरे में अलग किया जाता है। ऑर्गेनिक कचरे को खाद और बायोगैस में बदला जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। यह सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए रिफ्यूज रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल में बदला जाता है। लखनऊ में घर घर कचरा इकट्ठा करने की क्षमता 96% तक पहुंच गई है, जिसमें 70% से ज्यादा कचरा स्रोत पर ही अलग किया जाता है। 70% से ज्यादा कचरा स्रोत पर ही अलग किया जाता है। लखनऊ में लगभग 18 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा था, जिसमें 12 लाख मीट्रिक टन को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया गया है। प्रोसेस किया गया कचरे को दोबारा इस्तेमाल किया गया, जिससे 2.27 लाख मीट्रिक टन RDF, इतना लाख मीट्रिक टन मोटा कचरा और 0.59 यानी कि 0.59 लाख मीट्रिक टन बायो सॉइल और 2.35 लाख मीट्रिक टन निर्माण विध्वंस
सामग्री जैसे उत्पाद बने हैं। ठीक है, अगला है, आप समझिए, अगर किसी एक क्वेश्चन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ेंगे ना, समझिए किसी एक क्वेश्चन के बारे में इतना कुछ पढ़ेंगे तो भले सब कुछ न याद हो, लेकिन 5% इसमें से और वो क्वेश्चन 100% जरूर याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि ये सब घटना कहाँ घटा, लखनऊ में। और ये घटना है क्या, तो कचरा को 100% रिसाइकिल करने का तरीका है, जो ऑर्गेनिक और वैज्ञानिक तरीके से। तो कम से कम इतना पढ़े तो वो क्वेश्चन तो याद हो गया। आप एक बार पढ़ के निकल जाइए तो पूरा क्वेश्चन याद होगा, लेकिन इतना पढ़े तो वो क्वेश्चन याद हो गया, और इसमें से कम 5% बात जरूर ध्यान में रहेगा। और आप एक बार लिख लीजिएगा तो 100% बात ध्यान में रहेगा। तो हम चाहेंगे ऐसा कि लिख कर निश्चित रूप से आप सब कोई पढ़ाई करिए। कौन सा भारतीय राज्य भारत फ्यूचर सिटी को नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहा है? ध्यान दीजिए, कौन सा भारतीय राज्य भारत फ्यूचर सिटी को नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहा है? कौन सा भारतीय राज्य? ये है आपका आंसर इसका। कौन सा आंसर है इसका? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को। कौन सा भारतीय राज्य भारत फ्यूचर सिटी को नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहा है? तो है आपका गुजरात। कौन सा शहर है? गलत बोल दिया हम, तेलंगाना। कौन सा शहर है? तेलंगाना। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को, है आपका कौन सा भारतीय राज्य भारत फ्यूचर सिटी को नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहा है? ये है आपका तेलंगाना। कौन सा है? ये तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने वैश्विक शहरी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए विश्व आर्थिक मंच 2026 में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को शामिल किया। संयुक्त अरब अमीरात तेलंगाना भारत फ्यूचर सिटी के विकास के लिए सहयोग तलाशने पर सहमत हुए। WEF का मतलब यही है, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उच्च स्तरीय चर्चा के बाद यह समझौता हुआ। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्लाह बिन तौक अल मैरी और तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी के बीच बातचीत हुई। चर्चा तेलंगाना में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्रित है। आप ध्यान दीजिएगा, बात किसके किस बीच हुई? तो यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी और तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी के बीच बातचीत हुई। चर्चा तेलंगाना में बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर केंद्रित है। यूएई तेलंगाना वार्ता के दौरान भारत फ्यूचर सिटी पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, भारत फ्यूचर सिटी पर विशेष जोर दिया गया। भारत फ्यूचर सिटी को भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में योजनाबद्ध किया गया। भारत फ्यूचर सिटी तेलंगाना के दीर्घकालिक विकास एजेंडे के तहत एक प्रमुख परियोजना है। तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में अपना तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन प्रस्तुत किया। तेलंगाना का लक्ष्य 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का है। भारत का अभी अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन है, लेकिन तेलंगाना 2047 तक अकेले अपना $3 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, जो कि एक भारत के लिए बहुत ही अच्छा बात है। ये आपका शायद अंतिम क्वेश्चन होगा। भारत ने हाल ही में किस देश को 7.5 टन जीवन रक्षक दवाएं भेजी? तो ये हम लोग करते हैं किसके लिए? तो मानवता के लिए। मानवता के लिए किसको भेजा गया? अफगानिस्तान को। भारत ने हाल ही में किस देश को 7.5 टन, ध्यान रखिएगा, 7.5 टन जीवन रक्षक दवाएं भेजी? अफगानिस्तान को। और वो दवाएं कैसी दवाएं थी? तो कैंसर से संबंधित दवाएं थी। देखिए, भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाई पहुंचाई। डिलीवरी का उद्देश्य गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे कैंसर रोगियों की सहायता करना। कैंसर उपचार में निरंतर रोगियों को ये दवा जो है कैंसर उपचार में मदद करता है, रोगियों को जान बचाता है। जो कैंसर से कमजोर हुए लोग रहते हैं उनको भी बचाता है। वहां जो है अफगानिस्तान में स्वास्थ्य संबंधी पूरा देखभाल भारतीयों के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे वहाँ एक हॉस्पिटल है। और जो है ये सब कुछ इसमें और भी बात सब लिखा हुआ है। कैंसर के मरीज अत्यधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उपचार के लिए विशेष दवा और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जो आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसलिए कैंसर के मरीज मर भी जाते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने हाल ही में एक नया वार्षिक राज्य प्रायोजित साहित्यिक पुरस्कार घोषित किया गया है। देखिए, तमिलनाडु में हाल ही में एक नया वार्षिक राज्य प्रायोजित साहित्यिक पुरस्कार घोषित किया, जिसका नाम है आपका, देखिए तो, समोजी इलाकिया ब्रिधु। समोजी इलाकिया विरोधी ब्रोधु। ठीक है,
इसका क्या काम है, ये कि साहित्यिक पुरस्कार समझिए तो है राज्य प्रायोजित साहित्यिक पुरस्कार। राज्य प्रायोजित साहित्यिक पुरस्कार का मतलब हुआ राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार है, जो किसी भी मतलब फिलहाल में भारत में मुख्य रूप से 7 भाषाओं को ये कवर करेगा। 7 भाषा में कौन कौन है आप एक बार देख लीजिए। तमिलनाडु ने हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में कार्यों को मान्यता देने के लिए समोजी इलाकिया बिरुदु नामक एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार शुरू किया। इस पुरस्कार की घोषणा सीएम एम के स्टालिन ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 के दौरान किया। समोजी इलाकिया बिरुदु, बार बार पढ़िए इसको, समोजी इलाकिया बिरुदु एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार हो जाएगा जो पूरे भारत के लेखकों के लिए खुला है। चयनित भाषा में प्रत्येक पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पहले चरण में पुरस्कार 7 भाषाओं को कवर करेगा, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और बंगाली और मराठी है। कौन कौन 7 भाषाओं को कवर करेगा, इसका नाम क्या है, तो समोजी इलाकिया बिरुदु एक राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएगा। 7 भाषाओं को कवर करेगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और बंगाली तथा मराठी को। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, यह सब बात ध्यान रखिएगा। यह पहल साहित्यिक अकादमी पुरस्कारों को लेकर अनिश्चितता और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों का जवाब देती है। तमिलनाडु सरकार विजेता चयन में निर्णय निर्माता के रूप में नहीं बल्कि संरक्षक के रूप में कार्य करेगी, संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। चलिए आज का करंट अफेयर्स रहा इतना ही। हम लोग जितना करंट अफेयर्स पढ़े हैं सबको निश्चित रूप से कॉपी पर लिखिए। कॉपी पर लिखने के बाद आपको आधा बात वैसे याद हो जाता है, और उस कॉपी को आपको पढ़ने में अगर 5 मिनट समय लगेगा तो इस पूरे नोट्स को पढ़ने में आपको कम से कम आधा घंटा समय लगेगा। इसलिए कॉपी पर लिखना जरूरी होता है। आप इस नोट देखिए, वीडियो देखिएगा तो जितना देर का वीडियो होगा उतना देर लगेगा, साथ में पूरा नोट पढ़िएगा तो जितना पढ़ने में समय लगेगा लगभग आधा घंटा आपको समय कम से कम लग जाएगा। लेकिन कॉपी पर लिखे रहिएगा तो इस आधे घंटे के बाद को आप 10 मिनट में आप देख सकते हैं या 5 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारी बातों को अगर आप समझते हैं तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स का कॉपी बना लीजिए, जिसमें पर डे का करंट अफेयर्स आप लिखते चलिए। पर डे के करंट अफेयर्स में समझिए तो केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही आपको दिया जा रहा है, साथ में उसका डिटेल सॉल्यूशन है। आपको समझिए तो कम से कम एक दिन में 150-200 क्वेश्चन दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए ठीक है, फिर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, गुड नाइट करते हैं। अभी हम लोग कितना लगभग जो है 11:30 लगभग रात बज रहा है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और अब शायद ये वीडियो आपको सुबह में ही मिले, तब तक हम लोग करते हैं जय हिंद जय भारत।